नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी नाटक मन्नू भंडारी द्वारा रचित महाभोज नाटक का वाचन कर रहे हैं। पिछले की आज 8 कक्षाएं हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि दा साहेब से उनके ही पार्टी के आदमी जो नाराज हैं मिलने लोचन बाबू और राय बाबू आए थे, और वही दा साहेब उन्हें अपनी मांग रखने के लिए हिम्मत दे रहे मतलब बोल रहे थे कि अपनी मांग रखो। सुकुल बाबू की रैली बहुत जोरदार होने जा रही है। इस दिशा में हम लोगों को कुछ करना चाहिए, वरना चुनाव पर इसका कुछ सोचा है आपने? व्यंग्य भरी एक हल्की सी मुस्कुराहट दा साहब के होठों पर फैल गई। ओढ़े हुए सिद्धांत इतनी जल्दी साथ छोड़ देते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक क्षण रुके और राव के खिसियाहट भरे चेहरे पर नजर गड़ाए गड़ाए बात पूरी की। चाहूँ तो इंक्वायरी भी बिठा सकता हूँ कि रैली के नाम पर पानी की तरह बहाया जाने वाला यह रुपया कहाँ से आया, पर नहीं, यह घटियापन मैं करूँगा नहीं। राजनीति मेरे लिए स्वार्थ नीति नहीं है, और चाहता हूँ कि मेरे साथ काम करने वाले लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें। राव का चेहरा बुझने लगा। पाँव के नीचे पुख्ता जमीन हुए बिना ऐसी धार नहीं आ सकती थी दा साहब की आवाज में। लगता है अपना पक्ष पूरी तरह मजबूत कर लिया है दा साहब ने। तब क्या कहे वह? तुमने अपनी मांग नहीं रखी? दा साहब पूछ रहे हैं। बात को वापस लाइन पर ले आए दा साहब, पर राव सचमुच ही लाइन से उखड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। झिझकते हुए कहा, आप हमें हमारा ड्यू जरूर दीजिए। ड्यू? अब दा साहब ने बात का सिरा अपने हाथ में लिया। लोचन से क्या आश्वासन मिला था? प्रश्न पूछने के साथ ही उनकी आंखों में एक खास पैनापन उभर आया, जिसके सामने आदमी आसानी से झूठ बोल नहीं सकता। लोचन भैया ने ब्लैंक चेक दे दिया है हमें। समझ लीजिए, गृह और वित्त सुरक्षित ही हैं हमारे लिए। दा साहब हंसे और थोड़ी देर तक हंसते ही रहे। उस हंसी में उपहास था, विनोद था या व्यंग्य, समझ नहीं पाए राव। जिसके अकाउंट में कुछ हो ही नहीं, वही बड़े खुले हाथ से बांट सकता है इस तरह के ब्लैंक चेक। एकदम गंभीर होकर समझाने के लहजे में बोले, देखो राव और चौधरी ऐसे लोचन चौधरी नाम होगा, लेकिन लोचन नाम है इनका, याद रखिएगा। लोचन और चौधरी एक ही पात्र हैं, क्योंकि अभी वही दोनों मिलने आए हैं। राजनीति में तुम लोग बच्चे हो अभी, आदमी की पूरी पहचान भी तुमको नहीं। फिर एक क्षण रुक कर बोले, उम्र में लोचन भी क्या कोई ज़्यादा नहीं है। यह अलग हो गया, चौधरी जी अलग है, लोचन जी अलग है और राव जी अलग है। हालांकि ऊपर में दिया गया है कि लोचन और राव जी ही मिलने आए हैं। लोचन भी कोई ज़्यादा नहीं है तुमसे, पर आदर्श और सिद्धांतों की आड़ में राजनीतिक दांवपेच खेलना खूब जानता है, इसलिए कभी सम्मान नहीं जगा पाया है मैं उसके लिए अपने मन में। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्होंने राव के चेहरे पर नजरें गड़ा दी, पर वहां कोई खास प्रतिक्रिया थी नहीं। था तो हल्का सा अविश्वास का भाव। उसे ही मिटाने के लिए दा साहब ने बात आगे बढ़ाई। सुकुल बाबू की विधानसभा में जब विधायक था तो उसने हवा का रुख भांप लिया था और समझ लिया कि जल्दी ही दिन पूरे होने वाले हैं। अब सुकुल बाबू के झट से त्यागपत्र दिया और विद्रोह की मुद्रा में अपनाकर खड़ा हो गया। बाद में विद्रोह की कीमत वसूल की और यह शिक्षा मंत्री बन गया। अब सुकुल बाबू से मोल भाव और हमसे विरोध चल रहा है उसका, जिसके सारे सिद्धांत और आदर्श, सारा विरोध और विद्रोह मात्र अपना भाव बढ़ाने के लिए हो, उसके लिए किसी तरह का सम्मान या सद्भाव नहीं रहता मेरे मन में। सुकुल बाबू के साथ वे क्यों जाएं? इस पार्टी में रहकर वे जरा सी होशियारी बरते और चाहे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लोचन की आदर्शवादिता को लेकर चाहे जितना भी मलाल हो राव के मन में, पर दा साहब के इस आरोप ने सचमुच कहीं बुरी तरह आहत किया उनको। चुप नहीं रह सके वह। कतई बुरा नहीं माना दा साहब ने राव की इस बात का, बल्कि हंसे, महज विनोद में लिपटी हंसी। अपने साथ रहकर हवा में खूब ऊंचे तक उड़ना सिखा दिया है लोचन ने तुम लोगों को भी। देखो भाई, मैं बहुत ऊंचे तक तो नहीं ले जा सकता, पर जहां तक ले जाता हूं वहां खड़े होने के लिए कम से कम पांव के नीचे जमीन जरूर देता हूं। मेरे साथ चलने वालों के सामने और मुंह गिरने का खतरा कतई नहीं रहता। अब तुम सोच लो। एक तरह से समझौते का हाथ बढ़ा दिया दा साहब ने, तो अपनी तरफ से अब राव की बारी है। पर राव और चौधरी दोनों चुप। देखो, अनुशासन मेरे मंत्रिमंडल की पहली और अनिवार्य शर्त है।
याद रखिएगा, दास साहब के मंत्रिमंडल का अनिवार्य सत्र क्या है, शर्त क्या है, तो अनुशासन। लोचन के रवैये से मैं ही नहीं, अप्पा साहब तक बहुत दुखी और परेशान हैं। आखिर हमें उसे बर्खास्त करने का निर्णय लेना ही पड़ा। कल पत्र चला जाएगा। एक क्षण रुके दास साहब और फिर बात का समापन करते हुए कहा, शिक्षा मंत्री का पद खाली हो रहा है। राव, तुम संभालो इस भार को। लोचन ने वैसे भी कोई संतोषजनक काम किया नहीं इस क्षेत्र में। मेरे हिसाब में सबसे महत्वपूर्ण है यह पद। भावी पीढ़ी का निर्माण करने का सारा दायित्व इसी मंत्रालय पर है। स्वीकारो इस चुनौती को। भावी पीढ़ी का निर्माण करने की दिशा में राव का कोई विशेष उत्साह नहीं। उसका ध्यान तो अपनी पीढ़ी पर भी नहीं, केवल अपने पर टिका हुआ है। व्यंग्य है यहाँ कि राव जी का ध्यान तो अपनी पीढ़ी पर भी नहीं है, केवल अपने पर टिका हुआ है। फिर भी इस प्रस्ताव पर बिना किसी तरह की प्रतिक्रिया जाहिर किए अपनी कंजी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए राव ने पूछा, और चौधरी के लिए? वे जहाँ हैं फिलहाल वहीं रहें। करना चाहे तो वहीं बहुत कुछ है करने को। वैसे भी मैं चुनाव के पहले तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। अंतिम वाक्य दास साहब ने कुछ इस तरह कहा कि उसमें बात का समापन भी था और उन दोनों के लिए उठने का संकेत भी। चौधरी का चेहरा एकदम ही बुझ गया। जैसे जब से आया एक शब्द भी वह नहीं बोला था, और दास साहेब की इस बात से तो उसकी आवाज भी कुंद हो गई। उठते उठते राव ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बापट और मेहता को आखिर आप? ये बापट और मेहता वो थे जो शुरू में 5 लोग जो विरोधी थे, उसमें बापट और मेहता भी थे, जो अब मतलब ये मीटिंग होने के पहले ही वो दास साहब की तरफ से आ गए थे। अभी कुछ दिया नहीं दिया, बात को पूरा भी कर दिया और जवाब भी दे दिया दास साहब ने। और फिर हल्के से मुस्कुराकर कहा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल समझाने भर से समझ जाते हैं, पर कुछ जिद्दी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मनचाही चीज लिए बिना मानते ही नहीं। राव हल्के से खिसिया गए। मन तो हुआ कहें, मनचाही चीज कहाँ मिल रही है, पर चुप ही रहे। बापट और मेहता केवल बातों से मान जाए, विश्वास नहीं होता इस पर। हाँ, यह हो सकता है कि भविष्य के लिए कोई आश्वासन मिला हो, पर वह खुद क्या करे। केवल इतना ही कहा, कल तक सोचकर जवाब दूंगा। प्रशासनिक लोगों में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, यही तो विशेषता होती है उनकी। खैर, देख लो। राव और चौधरी के जाने के बाद दास साहब ने अप्पा साहब को फोन किया। लोचन की बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल को पत्र भेज रहा हूँ। मंत्रिमंडल में अब वह नहीं रहेगा। पार्टी के बारे में आप तय करें। राव से भी अभी बात हो गई है, सब ठीक ही हैं। लोचन के बारे में भी यदि एक बार फिर से सोच लेते तो। कुछ झिझकता सा स्वर सुनाई दिया अप्पा साहब का। नहीं अप्पा साहब, अनुशासन भंग करने वालों को साथ लेकर चलना मुश्किल होगा मेरे लिए। अंतिम निर्णय सुना दिया दास साहब ने। उधर से भी कोई आग्रह नहीं हुआ, केवल इतना ही सुनाई दिया, बधाई। पर दास साहब को लगा कि शब्द ही बधाई का है, स्वर और भाव तो शायद बिल्कुल विपरीत ही थे। जोरावर, उम्र 40 साल, 6 फुटा गठीला शरीर, घनी नुकीली मूछों और अपेक्षाकृत मोटे गदराए होठों ने एक खास ही तेवर दे रखा है उसके व्यक्तित्व को। टेरिकॉट या रॉ सिल्क का ढीला ढाला कुर्ता और पजामा स्थायी वेशभूषा है उसकी। गले में काले धागे में बंधा ताबीज और सोने की मोटी सी जंजीर। दोनों हाथों की उंगलियों में चांदी में जड़े रंग बिरंगे नगीनों की अंगूठियां। आधे से ज्यादा सरोहा जोरावर का ही है, और वह पूरे सरोहा का बेताज बादशाह। लेकिन व्यक्तित्व में अभिजात्य की बूंद तक नहीं है कहीं भी। है तो केवल एक दर्प भरा उद्दंत अहंकार। पिता की बड़ी इच्छा थी कि शहर जाकर ऊंची पढ़ाई करे जोरावर, पर गांव के मिडिल स्कूल से आगे बढ़ा ही नहीं। स्कूल में भी वह इसी तरह जाता था मानो विद्यार्थी नहीं मालिक हो वहां का। और सच पूछो तो मालिक था भी। बाप की मालकियत उसे उसके सिर चढ़कर ही बोलती थी। जब दास साहब की कोठी में घुसा जोरावर तो रत्ती ने उठाकर स्वागत किया। आइए आइए जोरावर जी। दास साहब, अप्पा साहब से मिलने गए हैं, आ जाएंगे 5 तक। जमुना बहन तो होगी? वे अस्पताल गई हैं किसी बीमार को देखने के लिए, साथ ही लौटेंगे। पर आप बैठिए ना, 4:30 बजे ही गए हैं। और रति ने पारिवारिक लोगों के लिए बैठने का ड्राइंग रूम खोल दिया, पंखा और कूलर चला दिए। इस घर में परिवार के सदस्य की तरह ही समझा जाता रहा है जोरावर।
दा साहब आए तो कुछ इस भाव से स्वागत किया जोरावर का, मानो उसके अप्रत्याशित आगमन से आश्वस्त हो आए हों। कहीं बड़ा अच्छा किया कि तुम आ गए, वरना मैं बुलाने ही वाला था। आज पांडे आया ही नहीं, वरना उसी के हाथ संदेश भेजता। थोड़ा सा झूठ बोल गए दा साहब, बोलना पड़ता है कभी कभी परिस्थिति के दबाव से। जोरावर कुछ कहता उसके पहले ही उन्होंने पूछा, शरबत वरबत कुछ पिया या नहीं? फिर पत्नी की ओर देखकर बोले, आम और शरबत भिजवाओ जोरावर के लिए। अभी पांडे जी से मुलाकात नहीं हुई है इसलिए, वरना आज इस तरह के आत्मीयता भरे स्वागत की कोई उम्मीद नहीं थी जोरावर को। बाहर रति के को कुछ आदेश देकर भीतर आए दा साहब और जोरावर की बगल में बैठ गया। आज सवेरे ही तुम्हारी ही बात सोचता रहा मैं। क्यों? कल रात सक्सेना वाली फाइल मंगाकर देखी थी, परेशानी तो पैदा हो गई। कान खड़े हुए जोरावर के, लेकिन निहायत लापरवाही से अपनी जोरावरी अंदाज में पूछा, क्या लिख दिया है उस हरामखोर ने अपनी फाइल में? इस बार दा साहब ने बड़ी चुस्ती सी नज़र से देखा जोरावर को, मानो कह रहे हो कि यह भाषा और तेवर अब नहीं चल सकेगा। पर कहा इतना ही, तुमने यह अच्छा नहीं किया। एक परेशानी से जैसे तैसे उबरने की कोशिश कर रहे थे कि क्या किया हमने? ललाट पर 3 सलवटे डालकर कड़क आवाज में पूछा उसने। मैं बीसू की बात कर रहा हूँ, सो हम भी समझ रहे हैं, पर हमारा उससे क्या लेना देना? दा साहब एकटक देखते रहे जोरावर को अपनी उसी सधी हुई पैनी नज़र से जो सामने वाले को चीरकर उसके आर पार देख लेती है। फिर बहुत ही सख्त आवाज में बोले, यह मत भूलो कि पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आंखें काफ़ी तेज। ना देखे तो हाथी तक को, ना देखे पर उतर आए तो फिर चींटी तक भी नहीं बच सकती नज़र से, न गिरफ्त से। और आपने उस सक्सेना को उतार दिया हमारे पीछे, पर उससे क्या क्या कर लेगा वह हमारा? वह कोई और होता तो एकदम भड़क जाता इस बेबुनियाद इल्जाम पर दा साहब के लिए कतई कोई अहमियत नहीं रखती ये बातें। तभी रति एक फाइल लेकर घुसा और दा साहब के सामने पेश कर दी। दा साहब ने उसे लेकर बगल में रख लिया और उसे ही सहलाते हुए समझाने के लहजे में बोले, देखो जोरावर, जब आदमी अपने को ही धोखा देने लगता है तो मार खाता है, निश्चय ही। ये महीन बातें नहीं समझता जोरावर, इसलिए सीधे ही पूछा, आप साफ बताओ क्या लिखा है उस सक्सेना ने हमारे खिलाफ अपनी फाइल में? दा साहब भी बात साफ कर बताना चाह रहे थे, पर उठाकर सीधा पत्थर ही मारे। यह स्वभाव नहीं उनका। पुत्तन की दुकान पर 2 लड़कों के साथ चाय पी थी उस शाम को बीसू ने, और वही आखिरी